आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं कि किसी भी चीज का इंतजार बहुत लंबा लगता है, लेकिन अगर हम संयम और धैर्य बनाकर रखें तो निश्चित तौर पर इंतजार का फल मीठा होता है। जी हाँ, अब हमें कोरोना वैक्सीन के लिए और इंतजार नहीं करना होगा। देश में 16 जनवरी से कोरोना के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। व्यापक समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू जैसे त्योहारों को देखते हुए 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारे चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता में रखा जाएगा। इसलिए कोरोना और इसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। डॉक्टर धमीजा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर राजेंद्र धमीजा से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AirNews पर #AskAIR पर अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। देश में 16 जनवरी से कोरोना के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। इसके ड्राई रन के परिणाम भी बहुत सकारात्मक रहे हैं। आप क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और महत्वपूर्ण डे है जब कल ये तारीख तय हो गई कि 16 जनवरी से जो है हमारे देश में लार्जेस्ट टीकाकरण अभियान है वो शुरू होने जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पैंडेमिक। ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, जो पिछले 12 महीने से हम इसको झेल रहे हैं, ये पहला पैंडेमिक होगा पूरी हिस्ट्री में जिसको वैक्सीन के द्वारा खत्म किए जाने की संभावना है। सो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है और मुझे ये लगता है कि अब हमें जो है होप जो है नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ कॉशियस ऑप्टिमिज्म भी है कि हमें वैक्सीन आने के बाद भी अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो जरूर जारी रखना है, क्योंकि अभी समय लगेगा इस पैंडेमिक को इरेडिकेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर धमीजा आपने हमारे श्रोताओं से शेयर करी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना जारी रखेंगे चाहे हमें वैक्सीन भी लग जाए। डॉक्टर धमीजा, इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा DGCI द्वारा अप्रूव्ड 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड की चर्चा है। अगर हम देखें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में बुनियादी अंतर क्या है? सिद्धार्थ जी, ये जो वैक्सीन डेवलप हुई हैं नॉर्मली जो है काफी वर्ष लगते हैं, तकरीबन 10 से 15 वर्ष लगते हैं किसी भी वैक्सीन को तैयार करने के लिए। लेकिन इस समय पर पिछले 12 महीने में विश्व की बहुत सारी एजेंसीज और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के द्वारा बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर काम किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया है। इनफैक्ट चाइना ने जो वायरस का सार्स-कोवी वायरस का जीनोम जो है वो पूरी दुनिया को शेयर किया जनवरी के महीने में, 10 या 11 जनवरी को। और उसके कुछ दिनों में जो है कंपनियों ने जो है वैक्सीन बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आजमाए गए, जिसमें से 4-5 प्लेटफॉर्म मुख्यतः प्रमुख हैं जिनको मैं थोड़ा सा विस्तार से अपने श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया वो मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी का था। इस टेक्नोलॉजी को पिछले 10 सालों से इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा था और लेकिन कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई थी। ये जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन तैयार की गई है, ये पहली वैक्सीन है जो मैसेंजर RNA के प्लेटफॉर्म पे अप्रूव हुई है और वो है मॉडर्ना और फाइजर। तो ये दोनों जो है मैसेंजर RNA के प्लेटफॉर्म पे तैयार की गई हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इसमें किसी भी स्टेज पर वायरस को हैंडल नहीं किया जाता। वायरस का जो जीनोम है उसके अंदर से मैसेंजर RNA को निकाल के उसको नैनो पार्टिकल, जो लिपिड पार्टिकल है, उसमें डालकर
हम अपने मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, डेल्टॉइड मसल में, आर्म में, और वो मैसेंजर आरएनए सिर्फ एक कोड है जो हमारे शरीर के सेल्स में जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, राइबोसोम जिसको हम बोलते हैं सेल्स के अंदर, उनको ये निर्देश देता है कोड कि आप जो है स्पाइक प्रोटीन बनाइए। तो ये जो कोड है वो स्पाइक प्रोटीन का ही है, और हमारे ही सेल्स स्पाइक प्रोटीन भी बनाते हैं, और फिर उसके प्रोटीन बनने के बाद हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, और जब दोबारा से कभी वायरस का एक्चुअल में अगर अटैक पड़ता है हमारी बॉडी तैयार रहती है एंटीबॉडीज के साथ और टी सेल्स की इम्यूनिटी के साथ। दोनों इम्यूनिटी जो है तैयार रहती है। सो कहीं पे भी वायरस इन्वॉल्व नहीं है, लैब में बनाया गया मैसेंजर आरएनए है, और वो हमारे शरीर को ही निर्देश देता है, हमारा शरीर प्रोटीन भी बनाता है और साथ में एंटीबॉडीज जो प्रोटेक्शन भी बनाता है। तो दोनों चीजें हमारे शरीर के अंदर है। हम वायरस इंजेक्ट नहीं करते हैं, लाइव नहीं करते। तो दूसरा प्लेटफॉर्म की जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं वो ये है कि वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म, जिसमें एक हार्मलेस वायरस को लिया जाता है और उस वायरस के जीनोम में थोड़ा सा जो सार्स-कोवी वायरस का जो मैसेंजर आरएनए है वो डाला जाता है और उस वायरस को इंजेक्ट किया जाता है विद दैट मैसेंजर आरएनए ऑफ प्रोटीन। तो वो एक कैरियर का काम करता है, जैसे घोड़े की पीठ पर आप किसी को लेके जाते हैं सवारी। तो जो हार्मलेस वायरस है वो भी दो तरह के होते हैं, वायरस रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग। मतलब ये कि वो वायरस अपना काम करके फिर वहीं खत्म हो जाता है, और जो मैसेंजर आरएनए उस वायरस के थ्रू हमारे शरीर में गया वो फिर वही उसी तरीके से काम करता है जैसे मैसेंजर आरएनए वैक्सीन का मैंने बताया आपको जी। तो ये वायरल वैक्सीन का एग्जाम्पल सबसे बड़ा कोविशील्ड ही है, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाले जो बना रहे हैं और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है जी। तो ये प्लेटफॉर्म है, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें भी कहीं पे भी सार्स-कोवी वायरस को हमने ना हैंडल किया है, ना लगाया है, ना हमने उसको किल किया है, ना उसको एटेनुएट किया है, कुछ भी नहीं किया है। वायरस कहीं पे भी पिक्चर नहीं है, सिर्फ मैसेंजर आरएनए ही है उसका, जो दूसरे किसी हार्मलेस वायरस के डीएनए में डाल के इंजेक्ट किया गया है, वो कैरियर का रूप करते हैं जी। तो ये दो प्लेटफॉर्म है। तीसरा प्लेटफॉर्म जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस का प्लेटफॉर्म है। जैसे बहुत सारी वैक्सीन पहले भी बनी है, पोलियो की है, स्मॉल पॉक्स की है, वो उसमें हम वायरस का को लेकर उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, कि मार देते हैं, और उसके बाद फिर उसको हम इंजेक्ट करते हैं। हमारा शरीर ऐसे लगता है उसको जैसे कोई वायरस का अटैक हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन करता है। सो ये किल्ड वायरस है, लेकिन वो हार्मलेस है, लेकिन हमारा शरीर उसको इम्यून रिस्पॉन्स देकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करता है, ताकि एक्चुअल में जब वायरस का अटैक हो तो वो एंटीबॉडीज जो सेल का जो इम्यून सिस्टम है, प्रोटेक्शन है, वो दोनों आ जाए। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने तैयार किया है, जो वैक्सीन हमारी अप्रूव भी हुई है कोविशील्ड के साथ। इस बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि ये जब वायरस इंडियन साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया, इसका जीनोम भी आइसोलेट किया मार्च अप्रैल के महीने में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, वहां से ये वायरस लाया गया हैदराबाद में भारत बायोटेक में। हम उस समय पर जब पूरा लॉकडाउन था, तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ आप समझ सकते हैं कि मुश्किल से पुणे से वायरस की जो स्ट्रेन्स हैं वो लाई गई, और उसके बाद भारत बायोटेक की हैदराबाद जैसी जिसमें फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वैक्सीन की, उसमें तैयार की गई वैक्सीन, उसको इनएक्टिवेट करके उसके बाद वायरस की प्रोडक्शन शुरू हुई। तीसरा प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया जो कोवैक्सीन का है। तो ये तीन प्लेटफॉर्म में और भी प्लेटफॉर्म है जो ये इनएक्टिव वाला था, एक एक्टिव वाला भी है जिसको हम लाइव एडिटेड वैक्सीन बोलते हैं। एक डीएनए का भी है प्लेटफॉर्म, जिसमें एक एडला नाम की इंडियन कंपनी, अहमदाबाद वाली कंपनी बना रही है, और वो डीएनए वैक्सीन है। उसमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पहली बार ऐसा होगा, और शायद वो इंटरनेजल वैक्सीन बनेगी और बड़ी हार्मलेस वैक्सीन बनेगी। वो फेज 3 ट्रायल को उसको अभी अप्रूवल मिला है। तो ये सभी प्लेटफॉर्म जो हैं, कुछ प्लेटफॉर्म टाइम टेस्टेड हैं और कुछ जो हैं ऑलरेडी यूज भी हैं, और कुछ नए प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर ये नए प्लेटफॉर्म्स इस वैक्सीन में सक्सेसफुल होते हैं तो ये लैंडमार्क चीज होगी, आने वाली हो सकता है बहुत सारी वैक्सीन उसी प्लेटफॉर्म पर बनेंगी, क्योंकि वहाँ पे इस वैक्सीन के प्रोसेस में वायरस को कहीं हैंडल नहीं किया जाता। तो ये सारे वैक्सीन जो डिफरेंसेज मैंने आपको बताया कि कोवैक्सीन जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, और जो कोविशील्ड है वो जो है वायरल वेक्टर वाली वैक्सीन है, कि हार्मलेस वायरस जो एडिनो वायरस चिंपैंजी का इस वैक्सीन से लिया है, वो उसके अंदर जो है सार्स-कोवी का जो वायरस है, डीएनए जो है वही डाला गया है। तो बेसिक डिफरेंस यही है दोनों में। जी डॉक्टर धमीजा, आपने इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जो वैक्सीन्स हैं उनमें
कौन सी तकनीक यूज की जा रही है, किस तरीके से वो काम करेंगी, किस तरह से हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा और क्या रिस्पांस होगा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि इस समय लोगों के मन में इन वैक्सीन की सेफ्टी, इफिकेसी और एफिशिएंसी को लेके बहुत सारे मन में सवाल आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यम से लोग इसके बारे में बहुत सारी भ्रामक खबरें भी फैला रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अहम मुद्दा है ये। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें वायरस को हैंडल भी नहीं किया गया, बिल्कुल सेफ हैं और उनकी सेफ्टी और जो इनकी गुणवत्ता है उस पर बहुत फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स बड़ी रिगरस तरीके से होते हैं। और इन दोनों वैक्सीन की भी फेज 1 फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स हुए हैं और हर स्टेज पर बड़ी रिगरसली तैयार किया गया प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जो है इनकी सेफ्टी असेस की गई है। और दोनों ही वैक्सीन हजारों लोगों में लग चुकी हैं और बिल्कुल सेफ रह गई हैं। और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं और जो रेगुलेटर्स जिन कमेटियों की रिकमेंडेशन पे अप्रूव करते हैं, उस कमेटी के मेंबर्स जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं इसी फील्ड में हैं, उन्होंने बड़ी बारीकी से एक एक चीज को देखा है और तभी रेगुलेटर ने अप्रूवल दी है। तो ये बिल्कुल सेफ है और इनमें किसी तरह का भी कोई भी अभी तक रिस्क नहीं मिला है। और अभी 30 देशों में ये वैक्सीन लग भी रही है। आपको पता होगा कि यूएसए में और ब्रिटेन में ये दिसंबर के 1st और 2nd वीक से लग रही है। अब 30 देशों में लग रही हैं जी। और अमेरिका में कम से कम 53-54 लाख लोगों को लग चुकी है। उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और भारत में भी जब ये शुरू होगा 16 तारीखों को मेरे डॉक्टर सबसे पहले लगवाएंगे, तो इसलिए आपको अंदाजा लग सकता है कि जब डॉक्टर्स भी लगवा रहे हैं तो दूसरों के लिए कितना कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। तो बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को वैक्सीन जब उनका नंबर आएगा वो जरूर लगवानी चाहिए। डॉक्टर धमीजा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जब सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस वैक्सीन को सबसे पहली कतार में हैं इस वैक्सीन को लगवाने के लिए, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि इसकी इफिकेसी को लेके, इसकी इफिशिएंसी को लेके। डॉक्टर धमीजा, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि इस समय कोविन ऐप की बहुत चर्चा है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए ये ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमने ड्राई रन के दौरान देखा और आज भी मंत्रालय ने कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में बैठक भी की है महत्वपूर्ण, तो किस तरीके से ये वैक्सीन लॉजिस्टिक्स, रजिस्ट्रेशन, इस तरह की प्रक्रिया में सहायक होता है? देखिए सिद्धार्थ जी, कोविन जो है फर्स्ट टाइम ये डिजिटल एंड टू एंड एप्लीकेशन है जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रोमिजिंग ऐप है। ये न केवल भारत के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी एक एग्जाम्पल होगा कि इतना लार्ज स्केल पर जो हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं उसमें इस ऐप की बहुत भूमिका रहेगी। इस ऐप ये सिर्फ ऐप जो है रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन की एक्चुअल प्रक्रिया के साथ साथ ये जैसे ही वैक्सीन की डोजेज जो है मैन्युफैक्चरिंग अब से चलेंगी, चाहे वो बाई एयर चलेंगी या बाई रोड चलेंगी और डिफरेंट स्टेट सब में जाएंगी या नेशनल जैसे कार्बन में, करनाल, कोलकाता और मुंबई में, तो उन सब के रियल टाइम में उनका टेम्परेचर जो है ये मॉनिटर करेगी और उसके साथ साथ जितनी डोजेज कहाँ गई हैं, किस जगह पर कितने लोग हैं, सब लोगों की जो है ये सूची के हिसाब से तय करेगी कि कितना कहाँ पे सेंटर में कितने लोग आएंगे ताकि सेंटर बने। तो पूरी लॉजिस्टिक्स इस ऐप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन की और वैक्सीनेशन की चलेगी और ये बहुत सक्सेसफुल रही है अभी तक जो ड्राई रन हुए हैं। हालांकि रियल टाइम में जब आप आएगा ग्राउंड रियलिटीज में तो और ज्यादा पता लगेगा। मुझे उम्मीद है कि जितने हमने ड्राई रन में ग्लिचेज आए होंगे वो उनको एड्रेस किया गया उन मैकेनिज्म को और इस ऐप के द्वारा जब आम जनता के लिए खुली अभी तो सब डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूचियां तैयार हो चुकी हैं, वो इस ऐप में डाली जा चुकी हैं। इस ऐप के थ्रू उन सबको SMS जाएगा कि फलां जगह पर फलां तारीख को आपको आना है वैक्सीनेशन के लिए और उसके बाद वहां जब व्यक्ति जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए तो उनकी रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन होगी, फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन लगेगी, फिर 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन होगी और उसके बाद उस ऐप के थ्रू ये डाला जाएगा कि इस व्यक्ति को वैक्सीन लग चुकी है। फिर उसके बाद फिर SMS आएगा सेकंड डोज के लिए कि कहाँ जाना है, कब लगेगी और सेकंड डोज लगने के बाद फिर QR कोड के थ्रू एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा जिससे आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने वैक्सीनेशन लगवाया है। तो इस ऐप में अभी तक
3 ड्राई रन हो चुके हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। जो भी सिस्टम्स को चेक किया गया है सभी के सभी ठीक पाए गए हैं और आज मीटिंग भी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में और इस ऐप के फंक्शनिंग पर। मुझे उम्मीद है कि अगर ये हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल रही तो ये दूसरे देशों में भी बहुत सक्सेसफुल रहने की इसकी उम्मीद है और हम मदद कर पाएंगे दूसरे देशों की। जी, और डॉक्टर धर्मीजा, इस बीच हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं और अपने श्रोताओं को बता दें कि आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 से इस नंबर पे कॉल करके आप प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धर्मीजा से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे आज के हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी, अपना सवाल पूछिए प्रदीप जी। सर मेरा एक सवाल था सर, जैसे कि अपन लोग जैसे बाहर जाते हैं सर, वो कुछ भी सामग्री वगैरह खरीदने, तो कोई काउंटर पे जैसे दुकान पे गया, किसी दुकान पे काउंटर पे हाथ रखा या कहीं हाथ लगा दिए, तो सर क्या ये वायरस से हमको पता चल जाता है कि क्या छोटे छोटे कीड़े की तरह ये क्या चलता है कि ये हमको पता नहीं लगता सर, ये जानना चाहता हूँ सर। जी डॉक्टर धर्मीजा, क्या सरफेस से ये वायरस किस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे? पहला सवाल तो इनका कि वायरस क्या नजर आ सकता है, तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ सकता, इसलिए इनविजिबल एनिमी बोलते हैं जी। तो ये बहुत ही सूक्ष्म है और इसको आप आंख से नहीं देख सकते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही इसको आइडेंटिफाई करते हैं और टेस्ट के थ्रू हम इसको मल्टीप्लाई करके इसके जीनोम को टेस्ट करते हैं। तो इनसे नहीं आता है, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो दूसरी बात यह है कि सरफेस से कॉन्टेक्ट से डेफिनेटली ये फैल सकता है और अलग अलग सरफेस पे इसकी अलग अलग जो है टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, कुछ घंटों से लेकर 2 या 3 दिन तक रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्टील का सरफेस है या आपका सीमेंट का सरफेस है या वुडन सरफेस है। सो इससे ये कहा गया है बार बार, यही गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश यही है कि बार बार सरफेसेस को भी क्लीन करें और अपने हाथों को भी क्लीन करें। जहां हाई टच सरफेस है, जैसे आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, लिफ्ट हैं, रेलिंग हैं, जो भी सरफेस हैं, उनको अवॉइड करें, टच ना करें, कॉन्टैक्ट लेस अपना काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऑफिस वगैरह में हिदायतें दी जाती है कि कम से कम 2 बार दिन में ऐसे सरफेस को जो है क्लीन किया जाए 1% हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से, ताकि ये जो है इसको डिसइंफेक्ट किया जा सके। सो हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस सरफेस कंटेमिनेशन से बचने के लिए। और अब हम रुक करते हैं राजस्थान में अलवर का, जहां से मनोज कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। जी, जो कोरोना का वैक्सीन का टीका हर इंसान के लगेगा या जिसके कोरोना है उसको लगेगा? जी डॉक्टर धर्मीजा ये जानना चाह रहे हैं कि जिसको कोरोना हो चुका है उसे ये टीका लगेगा या हर किसी व्यक्ति को ये टीका लगेगा? तो ये कोरोना का इंजेक्शन जो है आइडली सबको लगना चाहिए और सभी का जैसे जैसे नंबर आएगा उसी हिसाब से सबको टीका लगेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है सरकार द्वारा, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर की। ये कुछ महीनों में जब इन 30 करोड़ लोगों को लगेगा इंजेक्शन, उसके बाद जो है उसके बाद बाकी आम जनता का नंबर आएगा और जैसे जैसे जिसका नंबर आएगा सबको इंजेक्शन लगना चाहिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन इनका था कि जिसको कोरोना हो चुका है क्या उसको भी इंजेक्शन लगना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कब कोरोना हुआ है। बिल्कुल लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए, लेकिन लो प्रायोरिटी में लगेगा, सबसे बाद में लगेगा। अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज ऑलरेडी होती हैं, वो प्रोटेक्शन कितने टाइम तक रहता है इसके बारे में अभी तय नहीं है। मुझे ये समझ है कि शायद 6 महीने से 1 साल तक इसका प्रोटेक्शन रहता है। सो ऑब्वियसली अगर किसी को 10 महीने पहले कोरोना हुआ है तो उसका पूरी पीरियड 12 महीने होने वाले हैं तो उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन प्रायोरिटी नीचे रहेगी। प्रेफरेबली यस, सबको इंजेक्शन लगेगा, जिनको कोरोना हो चुका है भी इंजेक्शन लगना चाहिए। जी। और डॉक्टर धर्मीजा, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उस समय वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो क्या उसे वैक्सीन लगवाना चाहिए या ठीक होने का इंतजार करना चाहिए? देखिए, किसी को कोरोना हो चुका होता है तो सबसे पहले तो उसको मॉनिटरिंग की जरूरत है और अपना जो है मॉनिटर करें। अगर होम आइसोलेशन में है तो आइसोलेशन में रहें और अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो हॉस्पिटल में रहें, और जब तक वो इन्फेक्टिव नहीं
इन्फेक्टिव हैं तब तक तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि औरों के लिए भी रिस्क है जी। तो अगर कोरोना का कोई मरीज है और वो उनको हम होम आइसोलेशन के लिए इसीलिए कहते हैं कि ताकि दूसरों को उसके संक्रमण से बचा जा सके। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको कोरोना है आज की तारीख में, उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए या हॉस्पिटल में रहना चाहिए, और दूसरी जगह पे पब्लिक प्लेस पे वैक्सीनेशन सेंटर पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जी। और दिल्ली से इस बीच सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब धमीजा सर को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद ये फोन लगा है आज। मैं तो 3 महीनों से प्रयास कर रहा था, लेकिन अब फोन ही नहीं लगता आपका जी, आपके ऑफिस में। आज ये 3 महीनों के अंतराल के बाद। देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे कि इंतजार का फल मीठा होता है, और हमारे बड़े सारे श्रोता हैं जो यहाँ पे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे सवाल करते हैं, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज आपका फोन लग गया। हाँ, ये 3 महीनों के बाद आप मेरा जो है बहुत ही मुश्किल से आज फोन लग पाया। 3 महीनों के अंतराल के बाद। मैं सुरेंद्र सिंह रावत हूँ, सेक्टर 16 रोहिणी, दिल्ली से। जी सुरेंद्र जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो ग्रेट ब्रिटेन से नया वायरस का स्ट्रेन आया है जी, उसके लिए जो भारत में 2 दवाएं बन चुकी हैं, वो कारगर कामयाब रहेंगी या उस नए वायरस के लिए दूसरी दवाई का निर्माण करना पड़ेगा? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने किया है डॉक्टर धमीजा कि जो ब्रिटेन में नया स्ट्रेन जो भारत में भी आ चुका है, तो क्या जो हमारी 2 वैक्सीन है जिनका अप्रूवल हमें मिला है, ये नए स्ट्रेन पर कितनी कारगर होंगी? जी, तो ये संतुष्टि की बात है कि लोगों में इतनी अब जागरूकता हो गई है कि अब नए स्ट्रेन के लिए भी वो जागरूक हैं और वैक्सीन के लिए भी जागरूक हैं, और उनको ये जिज्ञासा है कि क्या ये वैक्सीन कवर करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे ये लगता है कि अभी तक जो यूके की स्ट्रेन आई है वो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन जो वैक्सीन हैं वो भी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, तो इस स्ट्रेन के लिए शायद इफेक्टिव रहेंगी जी। बाकी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज तक की जो एविडेंस है साइंस में वो यही है कि जो वैक्सीन बनी है वो कारगर रहेंगी, और अगर जरूरत पड़े तो इन वैक्सीन को भी कुछ हफ्तों में ही नए स्ट्रेन के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है, और उस स्ट्रेन के अगेंस्ट भी कवर करने के लिए वैक्सीन तैयार हो सकते हैं। तो इतना मुश्किल काम नहीं है जी। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि अपने आप को बचाव करके रखें। जो लोग यूके से आ रहे हैं वो अपने आप को रिपोर्ट करें, इधर उधर ना भागें और ना जो है बच के रहें। आप अपने लिए तो खतरा है ही, दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो मैं उन सब लोगों से अपील करता हूं कि अगर वो किसी ऐसी स्ट्रेन से या बाहर से आए हैं, एक्सपोजर है उनका, और वो ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं, तो फटाक से अपने रिपोर्ट करें, टेस्ट कराएं और आगे आइसोलेशन, क्वारंटाइन जो भी उनको हिदायत की जाती है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और अब हम रुक करते हैं राजस्थान में दौसा का, जहां से तुलसी राम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। तुलसी राम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं जी, तो जब भी हैंड वॉश वगैरह करते हैं हम तो ज्यादातर खुले में ही करते हैं सर जी, और उस जगह पे हमारा आवागमन भी होता है जहाँ पे हैंड वॉश करते हैं, तो वहां से भी वायरस फैलने के चांसेस रहते हैं क्या सर? कि कौन से सरफेस पे वायरस कितने टाइम तक जीवित रहता है, उसकी जानकारी मिलेगी सर? जी डॉक्टर धमीजा, जैसा कि हमने पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सरफेस से वायरस का ट्रांसफर कितनी देर में होता है या उससे कैसे हो सकता है? पहले ही बात तो ये कि इन्होंने बाहर की बात की है। बाहर में तो खुले में प्रॉपर वेंटिलेशन में, ओपन स्पेसेस में ट्रांसमिशन का खतरा कम रहता है एज कम्पेयर टू क्लोज इंडोर कमरों में, स्पेसेज में वेंटिलेशन कम है। तो ये तो अच्छी बात है कि बाहर ये अगर ये चाहे हैंड वॉशिंग करते हैं या बाहर समय बिताते हैं तो ये कंपेरेटिवली बेटर है। और हैंड वॉशिंग इटसेल्फ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके हाथ संक्रमित हैं तो आपको साबुन जो है वो वायरस की लिपिड लेयर को तोड़ता है, जिससे वायरस नष्ट हो जाता है और बहते पानी में निकल जाता है। तो ये बहुत सेफ है, इसमें कोई खतरा नहीं है। आप हैंड वॉशिंग करते रहिए, चाहे बाहर करें, और भी अच्छा है बाहर को। और जहां तक सर्विसेज की बात है तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट सर्विसेज में डिफरेंट टाइम लाइन्स हैं, कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक, 3 दिन जो है ये देखा गया। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार।
सर जी नमस्ते। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब मैं मंगोलपुरी दिल्ली से ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। सर जी मैं ये जानना चाहता हूँ जो कोवैक्सीन का ट्रायल। जी उनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है ब्रह्मदत्त जी से। और इस बीच एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ये जो हमें डोजेस हैं 2 डोज लेना है, और अगर डॉक्टर धमीजा अगर कोई व्यक्ति 1 डोज लेता है और किसी कारण से दूसरी डोज नहीं ले पाता तो उस केस में क्या हो सकता है? हेलो जी, अभी डॉक्टर धमीजा के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्रोताओं, आज हमने बात की कि किस तरह से जो कोविन ऐप है उसके जरिए आप जुड़ सकते हैं जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी लाभार्थी हैं वो अपने आधार के साथ अपना अगर मोबाइल फोन नंबर अगर आपने नहीं जोड़ा है तो आप उसको जोड़ लें, ताकि जो वैक्सीनेशन के लिए अगर आप जो फर्स्ट लाइन वॉरियर की बात की जा रही है या आप उन लाभार्थियों में हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से किया जा सके और इससे संबंधित जानकारी SMS के जरिए आप तक भेजी जा सके। और डॉक्टर धमीजा दोबारा से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर धमीजा, ये बात हो रही थी कि वैक्सीनेशन में अगर 2 डोज लेना है, अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति दूसरी डोज नहीं ले पाता है तो उस केस में क्या होगा? देखिए, दूसरी डोज जब भी अगर आप भूल भी जाते हैं, जब भी आपको मौका तो आपको ले लेनी चाहिए। तो अगर आज आप मिस कर गए हैं तो जितनी जल्दी आप ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि पहली डोज जो है पूर्णतः आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी और दूसरी डोज बहुत महत्वपूर्ण है उसको प्रोटेक्शन को बूस्ट अप करने के लिए और पूर्णतः 100% प्रोटेक्शन देने के लिए। और इवन 2 डोजेस के बाद भी 2 हफ्ते का समय लगता है जब आपको जो है वैक्सीन का इफेक्ट आता है। तो टोटल 6 वीक्स की जो है ये टोटल टाइमलाइन है। पहली डोज से 4 हफ्ते बाद, दूसरी डोज से 2 हफ्ते बाद और फिर 6 हफ्ते बाद आपको वैक्सीन की प्रोटेक्शन होती है। सो इम्पोर्टेंट है सेकंड डोज लगवाना, और अगर आप किसी कारणवश नहीं लगवा पाए हैं तो जब भी आपको मौका मिले जल्दी से लगवा लें। और अब हमारे आज के प्रोग्राम के लास्ट कॉलर हम ले लेते हैं। बिहार से लक्ष्मण पांडित जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं कि इंजेक्शन जो पड़ेगा वो मांस में पड़ेगा कि नस में? जी डॉक्टर धमीजा, ये मस्कुलर वैक्सीन होगी या वीन्स में लगाई जाएंगी, ये जानना चाहते हैं। ये मसल में लगाई जाएगी। आप जो आर्म है जो शोल्डर के नीचे वहां पे लगाई जाएगी। जो इंट्रामस्कुलर दूसरी वैक्सीन भी लगती है वैसे ही ये मसल में वैक्सीन लगेगी। ये दोनों जो भी चारों वैक्सीन इनफैक्ट मोडेर्ना, फाइजर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आपको इंटरनेजल वैक्सीन जाए या स्किन पैच वाली वैक्सीन जाए। ये सब पाइपलाइन में है और उनके ऊपर शोध चल रहा है। तो ये वैक्सीन भी हो सकती हैं, पर अभी की जो वैक्सीन हैं जिनको अप्रूवल मिला है वो मस्कुलर वैक्सीन हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि सिंगल डोज वैक्सीन भी आ जाए कि जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी है जो वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे बना रही है। सिंगल डोज वाला ट्रायल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, अप्रूवल मिलेगी तो हो सकता है कि कुछ जगह पर वो भी सिंगल डोज वाले वैक्सीन भी आए। परंतु आज की तारीख में 2 वैक्सीन का 2 डोजेस 4 हफ्ते के बाद। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर धमीजा, आप कोविड-19 की इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र धमीजा ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGTalks@gmail.com
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।